हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अफ्रीका मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बायोलॉजी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पादप पोषण। पादप पोषण के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैनल यहाँ पे जितने भी आपके वीआईक्यू वगैरह क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल शुरू होता है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में अपना भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है। तो उनमें भी मदद करता है। तो पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा फिर यहाँ पे फिल करना है, भोजन के भंडारण में भी मदद करता है। पौधों के आकार देने में भी, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब यहाँ पर जो भी होते हैं वो आपके सभी मिल, जैसे अभी ये देखते हैं, इसमें कहता है कि वो ई वाला उत्तर हो जाएगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है, या पौधे की पत्तियों, फूलों, फलों को सहारा देने के साथ साथ पौधे के आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो जड़ों के बालों के माध्यम से करते हैं, यानी जो जड़ में रूट्स होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाती है, जड़ों के बाल एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोश की संरचनाएं होती हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकलती हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है। तो कह रहा है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। क्योंकि यह मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता है। दूसरा कहता है कि आपका जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। यही बात सही है, दूसरा वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। फ्लोएम जाइलम होता है। एक क्या होता है? एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम होती है। क्या करा? किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत जो होती है वो फ्लोएम होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों के द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ तक नहीं पहुंच सकते हैं। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे पहुंचता है? तो पानी किससे पहुंचता है? तो जाइलम टिश्यू से पहुंचता है। डी वाला सही हो जाता है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो जाइलम जैसे जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर अभी जस्ट पढ़ा गया था। संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से पहुंचाया। आगे बात करते हैं अगला सवाल की। अगला सवाल है यहाँ पर पूछ रहा है, हाँ थोड़ा यहाँ पे वो देख लेते हैं। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित पोषक पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना, या ऊतक को बास्ट भी कहते हैं, या चार प्रकार की कोशिकाओं या चालनी अवयोशक कोशिकाएं तथा आपका कोशिकाएं तथा फ्लोएम मृदुतक तथा फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। ठीक है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम जो होता है वो आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ए वाला उत्तर सही हो जाता है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो आपका फ्लोएम होता है। फ्लोएम कार्य करता है, जबकि फ्लोएम में लिखा भी है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। पौधे अपना भोजन पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। किससे भी? हम मृदा से प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल का अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है। अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है? तो आपका सोडियम जो होता है आवश्यक नहीं होता, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम नहीं होता है। पौधे के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 9 आवश्यक तत्व जिन्हें मैक्रो क्वांटिटीज में तथा 8 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा यानी माइक्रो क्वांटिटीज में होती है। वृहद मात्रा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा गया है। प्राथमिक में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं। द्वितीयक में कौन कौन आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिसमें लोहा, जिंक, मैग्नीज, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन होते हैं। चलिए अब देखते हैं पौधे के वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो माइक्रो पूछा है, माइक्रो में आता है कौन? पोटेशियम, बाकी जिंक, क्लोरीन, बोरान ये आपका इसमें होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी बाधा वृद्धि एवं स्वास्थ्य हेतु अत्यंत अल्प मात्रा होती है, इसे सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैग्नीज, कॉपर, बोरान, आयरन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, जिंक का सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जबकि पोटेशियम यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। माइक्रो पूछा था, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा था, माइक्रो नहीं, ठीक है, इसलिए पोटेशियम हो जाता है। अगला है कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म पोषक नहीं है, इसका मतलब आपका मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक नहीं है। कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, सोडियम नहीं है, सोडियम नहीं है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? कौन सा? सल्फर होता है। कौन सा? सल्फर होता है। सल्फर होता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। आगे बात करते हैं जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट के रूप में पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप क्या है? तो ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप नाइट्रेट है। नाइट्रेट को नाइट्रोजन का रूप मानते हैं, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी है, जल में आसानी से घुल जाता है। कौन सा पोषक तत्व जो है दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है? तो आपका कौन सा? बोरान होता है। कौन सा हो जाता है? बोरान होता है। बोरान पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है या दलहनी फसलों में गांठों में ग्रंथि का गठन के लिए आवश्यक होता है। परजीवी पौधों की पहचान करना है, गठपड़ी और हमरवेल और फिर ब्लेडरवर्ट और सूरजमुखी। तो कौन सा हो जाता है? अमरवेल हो जाता है, परजीवी पौधा है। अमरवेल एक पूर्णतः स्तंभ परजीवी है, टोटल स्टेम पैरासाइट, आवृतबीजी पौधा है, जिसका तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण और जल प्राप्त करता है। अगला पूछा गया है, यह क्या पूछा गया है देख लेते हैं। कशकुटा जिसे अमरबेल कहते हैं, परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है, सही है। या पोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है, नहीं उसके तना से प्राप्त करता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ए वाला सही, आर गलत हो जाएगा। कसकुट्टा यानी अमरबेल एक प्रकार की लता है, इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृतबीजी पौधों का एक उदाहरण है, जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले, पतले, दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है। स्थान स्थान पर परजीवी मूल मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम और फ्लोएम में घुस जाते हैं
और वहाँ से भोजन तथा खनिज, लवण और जल प्राप्त करते हैं। आगे बात करते हैं फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि के तो फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण करना ही फसल लॉगिंग विधि कहा जाता है। फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों के विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में 3 महीने के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने इकट्ठा किए जाते हैं। इस नमूने की जांच की जाती है, जिसके आधार पर उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात की जाती है। किसी पोषक तत्व की आवश्यक मात्रा से कम होने पर वह पोषक तत्व फसल को उर्वरक के द्वारा दे दिया जाता है। क्लीमेंट ने 1960 ईस्वी में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का विश्लेषण किया है। ठीक है, आगे यानी आगे क्या चैप्टर भैया खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कवक जनित रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भैया कैसा लगा वीडियो को भैया क्या कर देना लाइक शेयर, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर